कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। बेबस और खौफज़दा वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर बेसुध उसे अगवा कर लिया गया था। कुछ देर बाद सिया मर्सिडीज रुकी और फरसान गर्देसी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। रोती हुई लड़की को देखकर वो करीब आया और एक पल को उसका मासूम हुस्न देख दंग रह गया। उसे बेसमेंट में बंद कर दो और तब तक सजा देना जब तक मैं ना रुकने के लिए कहूँ। हुक्म देता वो चला गया। सुबह जब वो बाहर निकलने लगा तो गार्ड ने कहा, सर ये वो लड़की नहीं। ये सुनकर उसका सांस जैसे रुक गया। निजामत की लहर ने उसे घेर लिया और वो बेख्तियार जमीन पर बैठ गया। वो अपने मफाद के लिए उसकी शादी तुड़वा चुका था। चंद लम्हों बाद उसने गार्ड को देखा और फौरन हुक्म दिया, मौलवी को बुलाओ, निकाह पढ़वाना है। पाँच बहुत खुश थी। उसकी कजन्स बार बार उसे नोमी का नाम लेकर छेड़ रही थी। आखिर को 1 साल तक नोमी के निकाह में रहने के बाद वो उसके घर रुखसत होकर जा रही थी। शादी हॉल में हर तरफ कहके और हंसी मजाक था। स्टेज पर तो खास तौर पर खूब रौनक लगी हुई थी। नोमी को उसके बराबर में बिठा दिया गया था और अब रस्में होना बाकी थी। माहिर ने चोरी चोरी उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए अपने एक दोस्त से कुछ कह रहा था। कितना इंतजार किया है मैंने इस दिन के लिए। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं और वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसने आंखें बंद करके एक सुकून का सांस अंदर उतारते हुए सोचा, साल भर पहले उनका निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती के लिए दोनों ही को बहुत इंतजार करना पड़ा। अब जुदाई की घड़ियां खत्म होने वाली थी। माहीन अपनी खुशी के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही थी, वरना उसकी कजन और सहेलियों ने अच्छा खासा रिकॉर्ड लगाना था। उसकी कजन बिनिश ने दूध पिलाई की रस्म अदा करनी थी और वो दूध का गिलास लेकर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसे धक्का लगा और वो पूरी तरह लड़खड़ाई। दूध का गिलास उल्टा और नोमी को भिगोता हुआ नीचे गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसे धक्का देने वाला वो लड़का सामने आ गया और जेब से पिस्टल निकालकर नोमी के सर पर रख लिया। खबरदार, अगर किसी ने भी कोई हरकत की तो ये मारा जाएगा। अपनी अपनी जगह बैठे रहो। उसकी गजदार आवाज से ज्यादा उसके हाथ में मौजूद हथियार के खौफ ने सबको पत्थर का बुत बनाकर अपनी जगह जमी रहने पर मजबूर कर दिया था। इसके चेहरे पर मास्को था, इसके लिए कोई भी उसे पहचान न सका। माहिन हक्का बक्का सब देखने लगी, ये क्या हो रहा था। हॉल में मौजूद लोगों में हलचल मची और मजीद 3 लड़के हाथों में मुख्तलिफ किस्म का असला लिए नमूदार हुए। उनके चेहरे पर भी मास्क थे जिनकी वजह से इनकी पहचान छुप गई थी। इन सब के जिस्मों पर एक जैसा ही लिबास था, सिया रंग की पैंट शर्ट और इस पर काली ही जैकेट। इनमें से 2 लड़के आगे बढ़े और माहीन के दाएं बाएं आकर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगे। इसके होश पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन इस अचानक रफ्तार पर तो वो बिल्कुल बौखला कर रह गई। वो कौन थे? इसके जहन में सवाल गूंजा तो एकदम से उसने चीख कर मज़ाहमत करने की कोशिश की, कौन हो तुम? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन वो दोनों इसकी चीखों से यूं बेनियाज बन गए जैसे गूंगे बहरे हों। इनके पीछे पीछे इनके बाकी साथी भी उल्टे कदमों चलते हुए बाहर आ गए। बाहर एक काले रंग की वैन स्टार्ट हालत में मौजूद थी। उन्होंने चीखती चिल्लाती माहिन को वहीं में घुसा और खुद भी बरकी रफ्तारी से वैन में बैठ गए। इनके बैठते ही ड्राइवर ने एक झटके से वैन आगे बढ़ा दी। माहिन के दाएं बाएं मौजूद लड़कों में से एक ने उसके हाथ पीछे करके रुमाल से बांध दिए। दूसरे ने उसकी आंखों पर काले रंग का कोई कपड़ा बांधा और कपड़े का एक टुकड़ा जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया। इसकी सारी हरकत बिल्कुल प्रोफेशनल थी, जैसे वो बरसों से यही काम कर रहे हों। ये सब कार्रवाई मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर हुई थी। जब तक हॉल में मौजूद सब लोग कुछ समझते या करते, वैन रवाना हो चुकी थी और अब हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी पहुंच से दूर, बहुत दूर होती जा रही थी और पिछली सीटों में गठरी की तरह पड़ी माहिन माहिन को अपने दिन भर की बेचैनी की वजह भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसके साथ यकीनी तौर पर कुछ बहुत भयानक होने वाला था। इसका दिल डूबने लगा और सांस जैसे रुकने लगी। आंखों पे बंदी पट्टी के पीछे से उसकी आंखों से 2 बेबस आंसू बहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके एहसास जवाब दे गए। चंद लम्हे बाद वो बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी। माहिन ने आंखें खोली और कुछ देर तक खाली खाली नजरों से इधर उधर देखती रही। ये कोई अजनबी जगह थी और उसके चेहरे पर पानी के छींटे थे। चंद लम्हे बाद उसके दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया तो उसने फिर से इस पार निगाह दौड़ाई। ये एक सादा सा हॉल नुमा कमरा था जो न जाने कितना तवील था। माहिन समझ नहीं पाई, क्योंकि उसकी आंखों में सामने से आती तेज रोशनी चुभ रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। शायद उसे किसी स्पॉटलाइट के एंड सामने बिठाया गया था। उसने उठना चाहा तो बल खाकर रह गई। उसे मजबूती से कुर्सी में बांध दिया गया था। अलबत्ता अब उसके मुंह में ठूसा कपड़ा निकाल दिया गया था और वो बोलने के लिए आज़ाद थी। उसके जिस्म पर शादी वाला भारी कामदार जोड़ा अभी भी मौजूद था, अलबत्ता दुपट्टा सर से गायब था। अपनी इस हालत से आगाह होते ही उसे सब याद आ गया और उसके साथ ही उसे शिद्दत से रोना आया। सुनो, कोई है? प्लीज़ हेल्प, मुझे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ? कोई है? आंखों में छुपती रोशनी और दीगर जगह की वजह से उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वहाँ कोई था या नहीं। मजीद सोचे समझे बगैर वो एक इज़्तिरारी कैफियत में चीखने लगी, रिलैक्स गर्ल रिलैक्स, अभी से इतना तड़प रही हो? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।
अंधेरे से किसी की आवाज़ सुनाई दी तो वो सहम कर रह गई। अब और क्या होना बाकी है? दिल में ये सोच कर वो तो हाँसी हो गई। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों लाए हो मुझे? वो रोते हुए पूछने लगी। तेज रफ्तारी से चलती सिया मर्सिडीज ने मोड़ काटा और हाईवे से उतरकर एक प्राइवेट सड़क पर मुड़ गई। इस सड़क के स्टार्ट में एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर सर्फ रंग से डेंजर के निशान के नीचे गदेरी स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा था। सिया मर्सिडीज के पीछे एक और गाड़ी भी थी जिसमें चौकस गार्ड्स बैठे थे। मर्सिडीज को सफेद वर्दी पहने एक ड्राइवर चला रहा था। पिछली सीट पर एक नौजवान बैठा गोद में मौजूद लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। वही था इस स्टेट का किंग, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह फरजान गर्देसी, जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में बड़े बड़े नामी गिरामी डॉन्स और माफिया मेंस की रातों की नींदें हराम कर दी थी। वो अचानक ही वार करता था और इस वक्त करता था जब उसके दुश्मनों से बेखबर समझकर खुशियां मना रहे होते थे। ऐसे में फरजान गर्देसी तूफान की तरह आता और उनकी कोई कीमती चीज एकदम से छीन कर उन्हें धूल चटा के चला जाता। फरजान गर्देसी की डिक्शनरी में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने हार मानने नहीं सीखा। चंद लम्हे बाद उसने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया और एक नज़र बाहर देखा। मर्सिडीज अब गर्देजी विला की शानदार इमारत में दाखिल हो रही थी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो मुअद्दब गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और वो एक शान बेनियाजी से चलता हुआ अंदर आ गया। दरवाजे पर उसकी राइट हैंड खुर्रम ने उसे गर्म जोशी से वेलकम किया। हेलो सर, डील कैसी रही? खुर्रम उसके पीछे चलने लगा। इज ऑल वेल, हम कभी नाकाम हुए हैं जो आज होते? उसका मूड खुशगवार था। खुर्रम मुस्कुराया। कभी नहीं सर, मुझे यकीन था आप कामयाब लौटोगे। वैसे एक खुशखबरी मेरे पास भी है आपके लिए। वो लाउंज में पहुंच चुके थे। अच्छा, तुमने भी कोई डील क्रैक कर ली है क्या? फरजान गर्देसी सोफे पर बैठकर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर घुमाने लगा। डील तो आपने करनी है, मैंने तो बस शिकार पकड़ा है जिसका फैसला आपने करना है। फरजान गर्देसी ने मोबाइल से निगाहें हटाई। उसकी आंखों में एक शफाफ चमक नमूदार हुई। रहमत खान की लड़की? उसने सवालिया अंदाज में खुर्रम को देखा तो उसने मायने खास अंदाज में सर इस बात में हिलाया। जी सर, टिप बिल्कुल ठीक थी। आज शाम उसे उठा लाए हैं मैरिज हॉल से। वहाँ उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। वैसे मुझे हैरानी हुई, रहमत खान की लड़की होकर उसमें कोई दमखम नहीं है, अभी तक रो रही है। फरजान गर्देजी ने कहकर लगाया। रहमत खान तो मर जाएगा, उसकी बेटी हमारे कब्जे में आ गई। वो हंसा तो खुर्रम ने भी उसका साथ दिया। चलो अब जरा देख लेते हैं प्यारी बेटी को, पापा का पता तो जरूर होगा। वो उठकर 20 मिनट की बेसमेंट की तरफ बढ़ा तो खुर्रम भी उसके पीछे हो लिया। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आए तो उसे देखकर गार्ड्स ने लाइट्स ऑन कर दी। वो तेजी से चलता तवील उरेस बेसमेंट के वस्त में मौजूद कुर्सी पर बंदी माहिन की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसके कदम भर को थमे पल भर को थमे। वो बुरी तरह रो रही थी। उसकी सिसकियां तो वो अंदर कदम रखते ही सुन चुका था। फरजान गर्देजी ने उसके सामने रुककर उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा किया। माहिन की निगाह उसकी निगाह से टकराई और वो कुछ देर तक साकित खड़ा रहा। ऐसा बेमिसाल हुस्न तो उसने कभी नहीं देखा था। सब आंखों से रोने के बायस कांचल बहकर गुलाबी रुखसारों पर फैल चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत हसीन लग रही थी। माहिन बेबस और लाचार नजरों से उसे देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने रोबदार आवाज में पूछा। माहिन। माहिन को ये सूट बूट में मलबूस शानदार नौजवान इन सबसे मुख्तलिफ लगा। उसके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हुई। क्या पता ये मेरे हाल पर रहम खाकर मुझे छोड़ दे। एक गार्ड ने दूसरी कुर्सी ला कर वहां रख दी और वो टांग पर टांग रखकर उसके सामने बैठ गया। माहिन, फरजान ने नफी में सर हिलाया। "अम, मैं ना माहिन कैसे बन गई? माहिन ने घबरा कर उसे देखा। मैंने तो उसे प्यार से घर वाले कहा करते थे, उसे कैसे पता चल गया उसका ये नाम? मेरा नाम माहिन ही है, मैं ना कभी कभी अब्बू कहा करते थे या मेरी सहेलियां। उसने अटकते हुए वजाहत की तो फरजान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, चलो तो कुछ सवालों का जवाब दे दो, बल्कि एक ही सवाल का जवाब दे दो और तुम्हें वापस वहीं छोड़ आएंगे जहां से उठाए हैं। फरजान के कहने पर माहिन की आंखों में उम्मीद की चमक नमूदार हुई। कौन कौन से सवाल? उसने लरजते हुए आवाज में पूछा तो वो अपनी कुर्सी को कुछ आगे घसीट लाया। रहमा खान कहाँ है? उसने उसकी आंखों में झांक कर देखा। माहिन ना समझी से उसे देखी गई। क्या? कौन? फरजान के आईब्रो ताजुब से इकट्ठे हुए। कमाल है, तुम अपने बाप को नहीं जानती? वो खुर्रम की तरफ मुड़ा। ये आजकल की जेंजी किसी किस्म की औलाद है यार, अपने ही बाप को भी नहीं पहचानती। खुर्रम और दूसरे लोग हंस पड़े, लेकिन खुद से माहिन की हालत बुरी हो गई। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। यकीनन वो उसे अपने किसी दुश्मन की बेटी समझ रहा था। मेरे बाप का नाम रहमत खान नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उसने मजीद कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फरजान गर्दीसी ने उकता कर हाथ से
चुप रहने का इशारा किया। मुझे तुम्हारी अदाकारी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब चाहिए, और कितना भी डिनाई करो, लेकिन तुम्हें अपने बाप का पता बताना ही पड़ेगा, वरना इसी बेसमेंट में सड़ती रहोगी। इसी बेरहमी को देखते हुए माहिन सुनकर सुनकर रह गई। रूबी को बुलाओ, वो इस लड़की को अभी यहीं बेसमेंट में बंद कर दो। खुरम को हिदायत देता वो बेसमेंट के दरवाजे पर आकर सिगरेट सुलगाने लगा। चंद मिनट बाद एक तरह खूबसूरत लड़की उसके सामने मौजूद थी। रूबी हाजिर है बॉस, क्या खिदमत चाहिए? फरजान ने एक नज़र रूबी के कयामत खैर सरापे पर डाली और सरतबा दावत दी। फिर पीछे बैठी रोती बिलखती लड़की को देखा। दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन ही नहीं था। वो छोटी मोटी सी लड़की रूबी से कुछ ज़्यादा हसीन थी और शायद पकीज़ा भी। एक लम्हे को उसका दिल डूबा, लेकिन फिर माजी के पर्दों से कोई परछाई सी उसके तस्वुर में लहराई। दिल में दर्द की तेज लहर से दौड़ी और उसने खुद को सख्ती से झिड़क दिया। नहीं फरसान गर्देशी, तुम्हें मोहब्बत करने का ना हक है और ना तुम किसी की मोहब्बत डिजर्व करते हो। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। सर झटक कर उसने खुद को इस लम्हे की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। इस लड़की को तब तक सज़ा दो जब तक मैं रुकने का ना कहूँ। मुझे रहमत खान का पता चाहिए और इसे वो किसी भी तरह उगलवाना तुम्हारा काम है। रूबी को हुक्म देता वो बाहर निकल गया। ये और बात थी कि बाहर जाते हुए दिल में बार बार वापस जाकर इस मासूम चेहरे की दीद की तमन्ना उभर रही थी। रूबी ग्रैंड गैंग की सबसे भरोसेमंद और तेज तरार रुकन थी। उसे हर तरह के लोगों से निमटने का तजुर्बा था। अपने बॉस फरसान गर्देजी के हुक्म पर तो वो आंखें बंद करके भड़कती आग में कूदने के लिए भी तैयार रहती थी। ये तो फिर एक छोटी मोटी सी लड़की की जुबान खुलवाने की बात थी। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद सारे गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। रूबी ने पहले प्यार और फिर मार से काम लेने का फैसला किया। वो उसे बहलाने फुसलाने लगी। उसमें नाकाम होकर उसने अपना मखसूस तरीका अख्तियार किया। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन माहिन का एक ही जवाब था, मैं किसी रहमत खान को नहीं जानती। आधे घंटे बाद जब वो थकी थकी और झुंझलाई हुई हालत में बाहर निकली तो उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार थे। पहली बार वो अपना टास्क अचीव करने में नाकाम रही। या तो वो लड़की बहुत बहादुर है या फिर वो सच में रहमत खान को नहीं जानती। सर, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर चुकी हूँ। वो बेहोश हो चुकी है। मजीद मारा पीटा तो मर जाएगी। आई एम सॉरी, मैं नाकाम हो गई। वो डिनर टेबल पर बैठे फरजान के सामने ही खड़ी उसे रिपोर्ट दे रही थी। फरजान ने कांटे से सलाद का टुकड़ा मुंह में रखते हुए उसे देखा। ठीक है, आज रात उसे आराम करने दो, होश में आ जाए तो कुछ खिला पिला दो, कल सुबह होते ही फिर उससे पूछगछ शुरू करना। वरना बेटी तो वो इस शख्स की है। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जरा भी शर्म हुई तो बेटी को बचाने के लिए सामने जरूर आएगा। उसे अगला हुक्म जारी करते हुए वो दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गया। वो भी गहरा सांस लेते हुए वापस पलट गई। खाना खाने के बाद अपने रूम में चला गया। अंधेरा करते हुए वो अपने बेड पर गिरकर सिगरेट फूंकने लगा। दिल में अब भी शदीद बेचैनी थी। कहीं कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। अलबत्ता आंखें बंद करते ही माहिन का मासूम चेहरा उसे झुंझलाने पर जरूर मजबूर करने लगा। सुबह उठकर वह तैयार होने के बाद बाहर निकलने लगा तो सामने खुर्रम को खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर देखकर वो चौंका। खैरियत है? तुम इतने परेशान क्यों हो? खुर्रम ने सर झुकाकर कहा। सर, वो लड़की रहमत खान की बेटी नहीं है। ये वो लड़की नहीं है सर। फरसान के सर पर गोया बम फट गया। क्या? क्या मतलब? सर, हमें गलत टिप मिली थी। रात देर से हमारे ब्रोकर इस्माइल भाई आए थे। मैं इस वक्त बेसमेंट में बैठा था। मैंने उन्हें वहीं बुला लिया और इस लड़की को देखकर वो चीख पड़े। वो उनके दोस्त रहमान जिया की बेटी है। रहमान खान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। फरसान का सर चकराने लगा। वो बेख्तियार वहीं ज़मीन पर बैठ गया। ये मैंने क्या कर दिया? एक बेगुनाह लड़की पर इतना जुल्म कैसे ढा दिया? उसे लगा उसके सामने रोमा खड़ी उसका गिरबान पकड़े चीख रही है। तुम ये कैसे कर सकते हो फरजान? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? फरजान का सर निदामत से झुक गया। उसे ऊपर लाओ, उसका अच्छे से ख्याल रखो। ये एकदम से वो उठ खड़ा हुआ। जो हो चुका था वो उसे बदल नहीं सकता था, लेकिन अपनी तरफ कुछ ना कुछ तदाफी तो करनी ही थी। खुर्रम, उसे जहाँ से उठाया था वहाँ से उसके बारे में सब पता करो। अगर ये रहमान खान की बेटी नहीं है तो इसके घर वाले कौन है, पता करो जल्दी। परेशानी से टहलते हुए उसने खुर्रम को दौड़ा दिया। गुर्देजी विला में हलचल मच गई। माहिन को होश आया तो उसने खुद को एक वसी कमरे में नरम बिस्तर पर पाया। उससे जख्मों पर बैंडेज कर दी गई थी और लिबास भी तब्दील शुदा और साफ सुथरा था। उसने उठने की कोशिश की तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उठती दर्द की टीसों ने कराहने पर मजबूर कर दिया। जहाँ रात थी, रूबी ने लेटी रहो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसने हैरत से उसे शानदार से नौजवान को देखा और वही था जो कल बेसमेंट में उसे सवाल जवाब कर रहा था। देखो, मैं फरजान पर भर कर रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि उसने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। मगर जो हरकत वो कर चुका था उसके आगे उसकी ईगो ज़ीरो हो चुकी थी। चंद लम्हे तक खामोश रहने के बाद उसने फिर बात शुरू की। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। असल में मैं बस किसी भी तरह इस आदमी तक पहुंचना चाहता था, इसलिए जल्दबाजी और इंतकाम में अंधा हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। माहिन का हक्का बक्का सी इस काया पलट पर उसे देखती रह गई।
प्लीज़ मुझे जाने दो, उसने सहमे हुए लहजे में कहा। तो उसने माहिन का हाथ थाम कर उसे उठाने में मदद की और उसे गाड़ी तक ले आया। खुर्रम ने उसके हुक्म पर माहिन के घर वालों को ढूंढ लिया था और अब फरजान गर्दे से खुद चलकर उसे घर छोड़ने जा रहा था। गाड़ी एक दरमियानी साइज के मोहल्ले में रुकी। खुर्रम नीचे उतरा और उसके साथ ही वो दोनों भी उतर आए। गली में खेलते बच्चे उन्हें देखकर तजस्सुसन के गिर्द जमा हो गए। खुर्रम ने एक बच्चे से रहमान जिया साहब के घर का पूछा और वो जवाब उन्होंने सुना वो बिल्कुल गैर मुतवक्का था। अंकल वो तो चले गए। माहिन के सर पर बिजली गिर पड़ी। कहाँ चले गए बेटा, किसी रिश्तेदार के पास गए हैं? बच्चे कंधे उचकाए। पता नहीं, जब नौमी भाई ने उनकी बेटी को तलाक दी तो अंकल रहमान बहुत रोए थे। फिर एकदम से वो अगले दिन सब छोड़ छाड़ कर सबको लेकर चले गए। पैरों तले से जमीन का निकलना कहा क्या होता है ये माहिन ने इस वक्त जाना था। बेख्तियार वो 2 कदम पीछे हटी। फरसान भी ये सुनकर जहाँ का तहाँ रह गया। उसने बेख्तियार पलट कर माहिन को देखा और उसके चेहरे का सफेद पड़ता रंग देखकर उसका दिल भी गोया डूब सा गया। माहिन लड़खड़ाई तो उसने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। खुर्रम अब गली से गुजरते एक शख्स को रोककर उसे कुछ पूछ रहा था और इस शख्स से अल्फाज पिघला शीशा बनकर माहिन के कानों में जा रहे थे। क्या करते भाई साहब, शरीफ लोग थे बेचारे। दूल्हे ने तो इसी वक्त लड़की को तलाक दे दी जब वो मेरे शौहर से अगवा हुई। रात जैसे तैसे बेचारों ने गुजारी और सुबह होते ही रहमान साहब मकान की चाबियां मालिक मकान को देकर अपनी बीवी बच्चों को लेकर चले गए। बताने के साथ साथ वो हैरान और पुरतजस्सुस नजर से माहिन को देख भी रहा था। माहिन को याद नहीं था कि उसके बाद क्या हो क्या नहीं। वो गुमसुम सी सब सुनती रही। उसके अंदर तो बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। खुर्रम ने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसे कुछ पूछने का मौका दिए बगैर वो लोग वापस गाड़ी में बैठने लगे। माहिन के पत्थर के बुत की तरह खड़ी रही। फरजान ने उसे हाथ से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और वो किसी रोबोट की तरह बैठ गई। खुर्रम ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रास्ता खामोशी से कटा। माहिन बिल्कुल चुप थी और फरजान कर दी थी किसी सोच में खोया हुआ था। इसके चेहरे पर बार बार निदामत का पसीना चमक उठा। खुर्रम ने खुर्रम गर्देसी ने विला के पोर्च में गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर उसे देखा। अब क्या करना है सर? फरजान ने एक नज़र माहिन को देखा। सामने ग्रैंड गैंग के कुछ लड़कियां खड़ी थी। फरजान ने माहिन को गाड़ी से उतारकर उनके हवाले किया और खुर्रम की तरफ देखा। जाओ मौलवी साहब को बुला लाओ, निकाह पढ़वाना है। खुर्रम ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया, लेकिन माहिन ने जैसे सुना ही नहीं। वो बस पत्थर का बुत बनी इन लड़कियों के दरमियान खड़ी थी जिन्होंने उसे घेरा हुआ था। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि फरजान ने खुर्रम से क्या कहा और उनके दरमियान क्या बात हुई। वो तो बस खोई खोई नजरों से इन सबको देख रही थी, जैसे उसे अभी भी यकीन न आ रहा हो कि नौमी उसे तलाक दे सकता है। तो क्या साल भर से किए गए वो सब वादे झूठे थे? उसने तो अगली सुबह का भी इंतजार नहीं किया। इसी वक्त सारे वादों और रिश्तों से दामन झटक कर आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा और फिर जैसे आंसुओं के सामने रुका बंद टूट गया। वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। करीब खड़ी रूबी का दिल पसीज गया। कुछ देर पहले तक उसके लिए वो सिर्फ दुश्मन थी, लेकिन अब हकीकत जानकर उसे भी इस मासूम सी लड़की के लिए दुख होने लगा। एक मामूली सी गलत खबर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेटकर उसे अंदर एक कमरे में ले गई। मौलवी साहब आ गए थे, लेकिन फरजान पहले एक बार उससे बात करना चाहता था। वो अंदर आया तो रूबी वहां नहीं थी, अलबत्ता दो दूसरी लड़कियां मौजूद थी। उसे देखकर दोनों लड़कियां उठ खड़ी हुईं। उसने सर के इशारे से उन्हें जाने का कहा तो वो बाहर निकल गई और फरजान आहिस्ता आहिस्ता चलता माहिन के करीब आ खड़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम ये फैसला सही है या गलत, लेकिन मैंने फैसला किया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बना लूं। मेरी गलती का खमियाजा तुम्हें नहीं भुगतना चाहिए। वो पल भर को रुका, लेकिन मैं इस फैसले को जबरदस्ती तुम पर मुसलत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अगर तुम कहीं और जाना चाहो तो। माही ने उसकी बात दरमियान में काट दी। मुझे ना कहीं और जाना है, ना कोई और मुझे अपनाएगा। एक ऐसी लड़की जो 2 दिन और एक रात घर से बाहर गुजार चुकी हो, उसकी पाकीज़गी पर तो वैसे भी कई सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। मुझे तो अगवा भी किया गया था और कोई नहीं मानेगा कि मेरी आबरू सलामत है। उसकी आवाज़ भर आ गई, इसके अल्फाज तल्ख थे और इसीलिए वो फरजान को तकलीफ भी दे रहे थे, लेकिन वो जानता था जो वो कह रही थी वो सच है। माहीन अब खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी और अब अपने मुस्तकबिल का सोच रही थी। उसे फरजान कर देती की शक्ल में एक ऐसा सहारा नजर आया जो उसके सर्वाइवल के लिए मददगार साबित हो सकता था, और शायद यही इन दोनों के लिए बेहतर भी था। लेकिन मेरे साहब का शौहर ने मुझे कल ही तलाक दी है, ऐसे में आज ये निकाह कैसे जायज़ होगा? उसने दिल में चुपते एक सवाल को जबान दी तो फरजान के चेहरे पर भीगी सी मुस्कुराहट उभरी। सोचा था मैंने इस बारे में, खुर्रम से कहा था, वो मुफ्ती साहब से पूछ आया है। अभी तुम्हारा निकाह ही हुआ है और अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाती है तो इद्दत के बगैर भी दूसरा निकाह फौरन हो सकता है। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लहजे तन्हाई में इसके मतलब मेरा मतलब है अपने शौहर के करीब तो नहीं रही? क्योंकि तुम्हारी इद्दत के होने ना होने का फैसला इसी बात पर डिपेंड करता है। उसकी बात समझकर माहिन का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। उसने निगाहें झुकाकर नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरजान ने इत्मीनान की सांस ली। बाहर निकलते हुए वो पल भर को रुका। मौलवी साहब आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब ने दोनों का निकाह पढ़ाया और माही ने एक बार फिर अपने आंसुओं पर काबू न रख पाई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का ये अहम दिन ऐसा होगा। जिस शख्स को 1 साल तक अपना समझती रही, जिसके ख्वाब देखती रही, वो तो उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। इसकी जोड़ी तो फरजान गर्दिशी से बनी थी, जिसका नाम भी उसे निकाह के वक्त ही मालूम हुआ। क्या अजीब मजाक किया था किस्मत ने। उसने बेदर्दी से आंसू पोंछे। अब जब सब हो चुका तो रोने धोने का क्या फ़ायदा। एजाब कबूल के बाद मौलवी साहब और उनके साथ दूसरे लोग बाहर आ चुके थे तो रूबी अंदर आकर उसके पास बैठ गई। इसके हाथ में एक खूबसूरत सा जोड़ा था। माही ने अपनी रुई रुई पलकें उठाकर उसे देखा। रूबी के चेहरे पर अजीब सा तासुर था। बहुत खुशकिस्मत हो तुम माहिन, तुम्हारे लिए फरजान गर्दिजी ने अपनी वो कसम तोड़ दी जो वो शायद सारी जिंदगी निभाने का अहद कर चुके थे। माहिन ने चौंक कर हैरत से उसे देखा। रूबी ने उस पर बेपनाह तशद्दुद किया था और इस वक्त उसे वो दुनिया की सबसे सफाक लड़की लगी थी, लेकिन उसके सामने बैठी रूबी तो कोई और ही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा दुख और शिकस्त का तासुर था। तुम क्या कहना चाहती हो? माहिन के सवाल पर रूबी ने जख्मी से मुस्कुराहट के साथ कहा, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अब इसका फायदा कोई नहीं। हर किसी को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। शायद तुम्हारी किस्मत में भी फरजान गर्दिशी लिखा था। जब तो वो इतने अजीब हालात में भी तुम दोनों मिल ही गए। खैर, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। पहले मैं तुम्हें अच्छा सा तैयार कर दूँ। ये देखो, खास तौर पर तुम्हारे लिए मार्केट जाकर ये जूड़ा लाई हूँ। जाओ नहाकर चेंज कर लो, फिर मुझे तुम्हारा मेकअप भी करना है। क्या ये सब ज़रूरी है? ये कोई तकलीफ तो नहीं जो ऐसी तैयारी लाजमी हो? माहिन का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था तैयार होने का। रूबी ने इनकार में सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं, फरजान गर्दिशी की दुल्हन को उसी के शान के मुताबिक तैयार होना चाहिए, और तकलीफ की तो बात ही मत करो। अभी देखना बाहर कितना हंगामा मचता है, ऐसे में तुम यूं धुली धुलाई अच्छी थोड़ी लगोगी। कम ऑन, जाओ अच्छे बच्चों की तरह चेंज करके आओ। वो उसे ड्रेस थमाकर बाथरूम की तरफ धकेल कर बोली। और हाँ सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर इसीलिए हाथ उठाया कि मुझे लगा तुम दुश्मन हो, लेकिन जब सब कुछ क्लियर हुआ तो यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वो आखिर में उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो माही ने उसे गले लगा लिया। फिर वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में घुस गई और रूबी बेड पर बिखरा मेकअप का सामान तरतीब से रखने लगी। वो शॉवर लेकर बाहर आई तो उसने उसके मेकअप कर दिया। अभी वो फारिग हुई ही थी कि बाहर अचानक से लड़कों के नारे और हल्ला गुल्ला की आवाज़ें आने लगी। रूबी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा था ना, यहाँ पर लोग खुशियों के लिए तरसते हैं। कोई भी मौका हाथ से गंवाने नहीं देते। इसे तैयार करने के बाद वो उसका हाथ थामे बाहर आ गई। गर्देजी विला के लॉन में वाकई किसी जश्न का समा था। विला में मौजूद वो लड़के और लड़कियां जिनके हाथों में कुछ देर पहले तक हथियार थे, अब रंग बिरंगे लिबास पहने खुशी से झूम रहे थे। लॉन के वस्त में आग का अलाव जला दिया गया था और बारबेक्यू वगैरह हो रहा था। एक तरफ टेबल्स लगी थी जिन पर शाहिद खाना वगैरह सर्व किया जा रहा था। वो सब खुश थे, नाच रहे थे और गा रहे थे। माही ने इधर उधर देखा। वो फरजान को ढूंढ रही थी और फिर उसे वो नजर आ गया। वो अलाव से कुछ दूर बैठा बोतल पकड़े हुए अपने अंदर की आग बुझाने के लिए मजीद आग मेदे में उंडेल रहा था। माहिन घबरा गई। उसे फरजान के अलावा भी कई लड़कियां और कुछ लड़कियों के हाथ में भी बोतलें और जाम नजर आई। वो वापस पीछे हटी। उसका ताल्लुक एक सीधे साधे आम से घराने से था। ये सब कुछ उसके लिए नया था। क्या हुआ? रूबी उसे वापस जाते देखकर हैरान रही। कुछ नहीं, मैं अंदर ही रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। वो मजीद रुके बगैर अंदर भाग गई। रूबी ने उसे चंद लम्हे तक जाते देखा, फिर लॉन की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर होने वाला शोर न जाने कब तक जारी रहा। माहिन की बेड पर बैठे बैठे ही आंख लग गई। वो किसी को अपने पास महसूस करके हड़बड़ा कर उठ गई। फरजान उसके पास ही लेटा था। उसने बाजू मोड़कर आंखों पर रखा। उसे जागता महसूस करके उसने बाजू हटाकर उसकी तरफ देखा। इतनी तकलीफदा पोजीशन में बैठने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें सो जाना चाहिए था, पहले ही इतनी तकलीफ में रही हो। माही ने एक नज़र उसकी सुर्ख होती आंखों पर डाली। नशे में होने के बावजूद भी उसे खुद पर काबू हासिल था। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसने कहते हुए निगाहें झुका ली। फरजान ने गहरी सांस लेकर निगाहें वापस छत पर जमा ली। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरा इंतजार करूँ। इसके लहजे की अफसरदगी ने माहिन का दिल भी बोझिल कर दिया। वो बिस्तर पर दराज होकर उसकी तरफ करवट बदलते हुए बोली, मेरा ख्याल आपसे खासा मुख्तलिफ है। वो कोशिश करके मुस्कुराई तो फरजान ने सर उठाकर दिलचस्पी से उसे देखा। अच्छा, वो कैसे? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि आप जितने सख्त और जालिम नजर आते हैं उतने हैं नहीं। फरजान मुस्कुराया। तुम पहली हो जिसने ये कहा है, वरना तो हर किसी के लिए फरजान करती थी एक जालिम और सपाक आदमी का नाम है। माही ने ब्लैंकेट का आधा हिस्सा उस पर डाला और आधा खुद पर डालते हुए उसकी तरफ देखा। आप जो आपको सपाक और जालिम कहते हैं, उन्होंने आपकी शख्सियत का वो रूप नहीं देखा जो मैंने देखा है। अपनी गलती की तलाफी के लिए आपने मुझसे निकाह कर लिया, ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ, मेरा खानदान कैसा है और क्या मैं आपके काबिल भी हूँ या नहीं। कोई और होता तो ये सब जाने या समझे बगैर ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने किया। फरजान उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। जब पहली बार आपने निकाह का कहा था, मैंने सोचा था इनकार कर दूं, लेकिन फिर आपकी सच्चाई अच्छी लगी और मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप वो नहीं हैं जो नजर आते हैं। और अब जब हमारा निकाह हो चुका है तो मुझे फरजान गर्देजी को नहीं, इस फरजान को जानना है जो मेरा शौहर है, जो असल फरजान है।
فرزان نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ماہین کا ہاتھ ان دونوں کے بیچ تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس فرزان کو جاننے کے سے کیا فائدہ ماہین؟ تمہیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کسی بھولے بصرے غم نے اس کی نیلی آنکھوں میں کروٹ لے کر اس کی بینائی کو دھندلا دیا۔ ماہین نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ جب مجھے اپنی زندگی کا حصہ دار بنایا ہے تو اس تکلیف کا حصہ دار بھی بنا لینا۔ اتنا حق تو رکھتی ہوں میں آپ پر، یا نہیں رکھتی؟ فرزان کچھ دیر تک اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں کے شکنجے سے اپنے ہاتھ کو آزاد کروا کر دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے بولا، تم جان لوگی سب کچھ مگر ابھی نہیں۔ تم نے آج ایک مشکل دن گزارا ہے، سو جاؤ تاکہ دماغ کو کچھ سکون ملے، کل ہم تمہارے والدین کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ ماہی بہت دیر تک خاموش لیٹی اس کے پشت کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کو نیند کی مہربان دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھ گئی، اذان ہو چکی تھی۔ اس نے لباس چینج کیا اور روبی کے لائے گئے ڈریسز میں سے ایک نیلے رنگ کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور باہر نکل آئی۔ ہال نما لاؤنج میں آ کر وہ پل بھر کو ٹھٹکی۔ وہاں پڑے صوفوں پر کچھ لڑکے آڑے ٹیڑھے پڑے تھے، کچھ کے کمبل بھی اتر چکے تھے اور وہ سکڑ سمٹ کر لیٹے تھے۔ ماہین کے ہونٹوں پر افسردہ سے مسکراہٹ آ گئی۔ ان لڑکوں کی عمریں 20-22 سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی کا عمر یاد آیا، وہ بھی ایسے ہی سکڑ جاتا تھا جب اسے سردی لگتی تھی، نیند میں گم۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب کمبل ڈھلک کر اس پر سے ہٹ گیا، پھر کبھی ماہین اور کبھی امی اس پر کمبل ڈال لیتی۔ اپنوں کی یاد نے آنکھیں نم کی تو اس نے سر جھٹک کر آنسو پوچھے اور جھک کر ان کے کمبل درست کرنے لگی۔ ان کے بعد مڑی تو روبی کو دروازے میں کھڑی دیکھ کر چونک گئی۔ روبی نے ہاتھ ہلا کر ہیلو کیا۔ گڈ مارننگ، جلدی اٹھ گئی؟ ماہین اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں جلدی جاگنے کی عادی ہوں، گھر میں بھی امی ابو کے بعد میں ہی سب سے پہلے اٹھتی تھی۔ اس نے پل کے جھپک کر آنسو روکے۔ پتہ نہیں ان کے ذکر پر بار بار آنکھیں کیوں بھیگ جاتی تھی؟ روبی نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ ماہین پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، بس اس کے ایک نظر سوئے ہوئے لڑکوں پر ڈالی، انہیں یوں دیکھ کر مجھے میرا چھوٹا بھائی عمر یاد آ گیا۔ روبی مسکرا دی۔ رات جشن کے بعد سب ادھر ادھر پڑ گئے، حالانکہ یہاں گیسٹ روم بھی ہے۔ روبی نے ٹاپک چینج کیا۔ پتہ نہیں تم یہاں ایڈجسٹ کر پاؤ گی یا نہیں، یہاں سب ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ فرزان ہی ان کا بڑا ہے اور یہ سب اس کے بچوں کی طرح ہیں۔ اب اس کی بیوی ہونے کے ناطے تم بھی ان کی ماں بن جاؤ گی۔ میں تو پہلے ہی خرم کے سوا باقی سب کی بڑی بہن ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ کیوں، خرم بھائی نہیں ہے؟ ماہین نے بھی ہلکی پھلکی باتیں کرنے کی کوشش کی۔ نہیں تو میں تو اسے بھائی کہہ لیا کرتی تھی، لیکن وہ بہت برا مناتا ہے، اس کی نیت کوئی اور رشتہ بنانے کی ہے۔ روبی خاصی شوخ لڑکی تھی۔ ماہین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو بنا کیوں نہیں دیتی؟ اچھا خاصا ہینڈسم تو ہے۔ اس نے کئی بار دیکھا تھا خرم کو، وہ واقعی میں خاصا ہینڈسم تھا، اسی لیے اس نے روبی کو چھیڑا۔ ہاں، سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ ناشتے میں کیا لوگی؟ میں بھی کوک کو کہہ دیتی ہوں۔ ماہین نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، آج ناشتہ میں بناؤں گی۔ وہ بھی حیران ہو گئی۔ ارے مگر آج تو پہلا دن ہے تمہارا ادھر، ابھی سے کیسے؟ فرزان بھی کہیں گے آتے ہی میری بیوی کو خدمتوں پر لگا دیا۔ ماہین چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ نہیں کہیں گے وہ ایسا، تم چلو مجھے بتاؤ کچن کس طرف ہے؟ سوچ لو، پوری فوج کا ناشتہ بنانا ہوگا پھر۔ روبی اپنی حرکتوں سے باز آنے والی نہیں تھی، لیکن سامنے بھی ماہین تھی، ارادے کی پکی اور ضد کی مضبوط۔ اس نے کچن میں جا کر ہی دم لیا اور آستین چڑھا کر چولہے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ قسم سے اس وقت بالکل سگڑ بہو لگ رہی ہو۔ روبی کے تبصرے پر وہ ہنس پڑی اور پھر کچھ خیال آنے پر اس کی طرف مڑی۔ ایک بات پوچھوں روبی، سچ سچ بتانا۔ روبی نے شیل سے جار نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، کیوں نہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یہاں پر تم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں رہتا کیا؟ میرا مطلب ہے فرزان کے گھر والے کہاں ہیں؟ روبی نے افسردہ سے انداز میں دیکھا۔ ان کے گھر والے یہاں نہیں ہیں، اصل میں ان کے ساتھ کافی بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی۔ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اور یہ بھی کہ وہ اتنے چپ چپ اور سنجیدہ کیوں رہتے ہیں۔ کیا تم اس بارے میں جاننے میں میری مدد کرو گی؟ ہاں بالکل، مجھے ان کے بارے میں جو بھی پتا ہے وہ میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ ویسے بھی ان کے لائف پارٹنر ہونے کے ناطے تمہارا حق ہے کہ تم ان کی مرضی کے بارے میں سب کچھ جان لو۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہ کر اسے بتانے کے لیے مناسب الفاظ جوڑنے لگی، پھر اس نے بتانا شروع کیا۔ فرزان کے والد عیسیٰ گردیزی بہت نامور بزنس مین تھے۔ انہوں نے بہت پیسہ کمایا اور اپنے دونوں بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن وہ ایک جگہ مار کھا گئے۔ انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر رحمت خان پر اندھا اعتبار کیا اور اسے اپنے بزنس کی سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا۔ رحمت خان سے پارٹنرشپ کے کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو کر بزنس سے لگ گئے۔ اس کے بعد تو رحمت خان جیسے ہر چیز کا مالک بن گیا۔ اس نے دھوکے سے عیسیٰ گردیزی سے اسے پیپرز پر سائن کروائے، جن کی روح سے وہ اس کی ساری جائیداد کا مالک بن گیا۔ اس دھوکے نے عیسیٰ گردیزی کو دل کے دورے کا تحفہ دے کر ان سے زندگی چھین لی۔ ان کے بڑے بیٹے شیزان نے خان سے حساب مانگا تو اس نے انہیں اور ان کی ماں کو قتل کر دیا۔ سارے گھر میں سے صرف 15 سالہ فرزان ہی جان بچا کر نکل پائے، لیکن خان نے ان کے بھائی کے قتل کا الزام ان کے سر ڈال کر انہیں جیل بھیج دیا۔ دل میں انتقام کی آگ بسائے فرزان کی ملاقات میں حبیب اللہ کے نام سے
एक गैंगस्टर से हुई। एक बार जब हबीबुल्लाह के दुश्मन अकेला पाकर उन्हें मार रहे थे तो फरजान ने उन्हें बचाया और उसके बाद वो हबीबुल्लाह के राइट हैंड बन गए। जेल से निकलने के बाद हबीबुल्लाह ने उन्हें अपने ग्रैंड गैंग का सरबराह बनाकर अपनी बेटी रूमा की मंगनी उनसे कर दी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन कुछ अर्से बाद ही रहमत खान की तरफ से होने वाले एक हमले में रूमा मारी गई और फरजान के लिए ये दुनिया जैसे वीरान हो गई। उन्होंने कसम खाई कि वो रहमत खान को अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही सुकून का सांस लेंगे। बेटी के गम में हबीबुल्लाह भी एक दिन चल बसे और फरजान ने गैंग का फुल कंट्रोल ले लिया और कुछ ही अरसे में सारा अंडरवर्ल्ड उनके इशारे पर नाचने लगा। रहमत खान का ताल्लुक भी इसी अंडरवर्ल्ड से था, इसीलिए अब वो छुपता फिर रहा है और फरजान उसे ढूंढने की शदीद कोशिश कर रहे हैं। और अब तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारा अगवा भी इसी गलतफहमी के तहत हुआ था। फरजान औरतों पर तशद्दुद के कायल नहीं है, लेकिन रहमत खान से शदीद नफरत की वजह से उन्होंने तुम्हें भी इसकी बेटी समझकर सजा देने का फैसला किया, लेकिन फिर बात कुछ और निकली और उन्होंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। वरना तो रोमा के बाद ऐसा लगता था जैसे वो शादी का नाम तक लेने को तैयार न थे, मगर तुमने इस पत्थर के बुत को पिघला ही दिया। सारी तफसील बताते उसने एकदम आखिरी जुमला हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो माहिन मुस्कुरा दी। फरजान के लिए दिल में मौजूद इज्जत बढ़ गई थी। अब जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो इन बुक्कड़ों ने किचन पर धावा बोल देना है, फिर इधर कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। रूबी ने तेज तेज हाथ चलाते हुए कहा तो माहिन भी कौरमा बनाने में जुट गई। जब तक एक एक करके वो सब उठते, उसने कुक और रूबी की मदद से नाश्ता तैयार कर लिया और उसकी फुर्तियां देखकर वो सब हैरान रह गए। माहिन का बनाया हुआ कौरमा सबको पसंद आया। अपनी संजीदगी और कम गोई के बावजूद फरजान ने भी खूब तारीफ की थी। जिस टेबल पर बैठे सब लोगों ने एक दूसरे को बड़ी मायने खैज मुस्कुराहट के पास करते हुए सुना। माही शर्मा गई, इसलिए जल्दी से बहाना बनाकर उठ गई। इस दिन तो वो नहीं जा सके थे, लेकिन उससे अगले दिन खुर्रम ने रहमान जिया साहब और उनकी दूसरी फैमिली का पता लगा ही लिया और फरजान उसे इनसे मिलाने ले गया। वो मंजर बहुत जज्बाती था जब माहीन फिर उनसे मिली। उसके वालिद और वालदा उस पर लिपटा कर जो रोए थे, किसी भी अपने आंसुओं पर काबू पाना मुमकिन न रहा। एक दूसरे को देखने के बाद बेकाबू हुए जज्बात जरा थमे तो उन्हें माहीन के साथ आए नौजवान के बारे में भी पूछने का ख्याल आ गया। साथ ही उन्होंने उससे ये भी पूछा कि उसे किसने और क्यों अगवा किया था। माहीन ने जब उन्हें ये बताया कि फरजान उनका दामाद है तो उन्हें झटका सा लगा। वो उनके निकाह को लेकर बहुत परेशान हुए थे, लेकिन माहीन और फरजान दोनों ने उनकी तसल्ली कर दी। फरजान को उसने बिजनेसमैन के तौर पर मुतारिफ करवाया जिसने एक गैंगस्टर से उसे बचाया था, जिसने किसी और के धोखे में उसे अगवा कराया था। वो उन्हें नहीं बता सकी कि वो गैंगस्टर इस वक्त उनके सामने ही बैठा हुआ है। फरजान का सर नेदामत से झुक गया, लेकिन माहीन के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। उसने अपनी फैमिली के सामने उसे शर्मिंदा होने से बचा लिया। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों वापस आ गए। इस दिन वहां से आते ही फरजान को वो खुशी मिली जिसका वो बरसों से पीछा कर रहा था। रहमा खान का पता चल गया था। फरजान ने उसे अपने हाथों से उसके लिए सजा इस दुनिया से रवाना करके दी और इस पल उसने जो सुकून महसूस किया वो अनमोल था। आज वो अपने माँ बाप, भाई और रोमा और हबीबुल्ला साहब सबके सामने सुरखरू हो गया था। शायद माहीन का आना उसके लिए खुशकिस्मती का पैगाम था। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद माहीन उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में हीटर जल रहा था, मगर सर्दी आज कुछ ज्यादा ही थी। वो कंबल में लिपटकर फरजान के बुक्स के कलेक्शन में से एक नॉवेल लेकर पढ़ने बैठ गई। नॉवेल बहुत दिलचस्प था। वो उसमें इतनी गुम थी कि फरजान की आमद का भी पता नहीं चला। वो चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ से नॉवेल लेकर साइड टेबल पर रख दिया। वो उसकी इस हरकत पर उसे कुछ खफगी से देखने लगी। नॉवेल से ज्यादा इस वक्त मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। फरजान ने उसकी खफगी को खातिर में न लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया तो माहीन ने भी गुस्सा भूल कर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। मुझे तो लगा था फरजान करदेसी को किसी की जरूरत नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। वो बैठकर आंखें टेक लगाकर बैठ गई। फरजान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। फरजान गर्देजी के अंदर भी एक आम सा लड़का रहता है जिसे मोहब्बत करने वाली बीवी को नजरअंदाज करना नहीं आता। उसने माहीन के चेहरे पर आने वाली बालों की एक लट को अपनी उंगली से लपेटा तो उसके बाद और हरकत पर वो शर्मा कर नजरें झुका गई। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसने तर्ज से जवाब दिया। अब इस जैसे बंदे के सामने इतनी आसानी से हार मानना भी तो मुश्किल लग रहा था। तुमने? सामने से भी तुर्की पर तुर्की जवाब मिला। मैंने? वो हैरान हुई। मैंने कब कहा? फरजान उससे करीब हुआ, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छूने लगी। आज सुबह मेरे बारे में सब कुछ छुपाते हुए तुमने अपने घर वालों से जो झूठ बोला, तुम्हें क्या लगा फरजान करते थे इस झूठ की तह में छुपी हुई जिंदगी को नहीं पहचान पाएगा? मोहब्बत का तो पता नहीं, पसंद तो करती हो, क्या पता कल मोहब्बत भी करने लगो। वो लाजवाब हो गई। वो सच ही तो कह रहा था। दिल में उसके लिए मीठी मीठी लहरें तो उठने लगी थी। शायद मोहब्बत के रास्ते पर माहिन जिया का पहला कदम बढ़ा चुका था, लेकिन क्या फरजान गर्देसी भी इसका साथ देगा? वो ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन फरजान के होठों ने उसको चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी शिद्दतों का भरपूर मुजाहरा कर रहा था और माहीन वो इस वक्त कुछ सोचना समझना नहीं चाहती थी। उसे सुपुर्दगी के इस धारे में बहना ही अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ये फरजान पीछे हट गया।
मेरा ख़्याल है मुझे तुम्हें अपने माज़ी के बारे में सब बता देना चाहिए। शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करता क्योंकि मैं पहले किसी और का रह चुका हूँ। माही ने मोहब्बत से उसका हाथ थामते हुए उसके सीने पर सर रख दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना फरजान, रूबी ने सब कुछ बताया था रूमा के बारे में, और मुझे आपसे कोई गिला नहीं। रूमा आपकी मोहब्बत थी और मैं शायद इसकी जगह भी नहीं दे पाऊँ। तो एक कोशिश तो ज़रूर करूँगी, क्या पता कल आपको भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। फरसान रोमा के जिगर पर एक लम्हे को साके तरह, फिर उसने रोमा के नाम का आखिरी आंसू आंखों से बहाकर उसकी याद को अलविदा करते हुए माहिन को अपनी बाहों में भरते हुए सरगोशी की। कल क्यों, मुझे तो आज भी तुमसे मोहब्बत है। वो शर्मा कर उसकी बातों में चेहरा छुपा गई। मोहब्बत के दायरे में अब वो दोनों ही कैद हो चुके थे।